हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का नवोदय सैनिक मिलिट्री आरआईएमसी की प्रवेश परीक्षा के इस पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अभी मैंने जो टॉपिक फर्स्ट था नंबर सिस्टम वो हमने पढ़ लिया था, यानी संख्या पद्धति के बारे में। और आज हम सीख रहे हैं वर्गमूल और घनमूल से संबंधित जो आपका टॉपिक नंबर 2 है उसकी स्टडी कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आप बात करें किसकी, वर्ग के बारे में कि वर्ग क्या होता है। तो किसी संख्या का स्वयं से जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है, उसका वर्ग कहलाता है। जैसे a गुणा ए क्या हो गया, ए स्क्वायर। इसी तरह मान लो जैसे 5 गुणा 5 है, क्या आ गया 25, तो 25 क्या 5 का वर्ग। ये तो आपने पढ़ा भी किसके बारे में, वर्ग के बारे में। अब देखो वर्ग के कुछ गुणधर्म है जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें जो पहला गुणधर्म आपको क्या ध्यान रखना है वो रहेगा आपका कि जो सम संख्या है, सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होती है, सम संख्या होती है। इसकी देखो एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लो मेरे को 8 का वर्ग करना है, तो 8 गुणा 8 यानी 64, तो सम थी सम आ रही है वापस। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी होगी है। अब जो नियम नंबर देखो 2, इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो विषम संख्या होती है ना उसका वर्ग भी क्या होता है, विषम संख्या होती है। तो आपको लिखना है विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होती है, विषम संख्या होती है। और अगर आप इसके भी देखो एग्जाम्पल की बात करना चाहिए, जैसे मान लो कि मेरे को जो 13 का वर्ग करना है मेरे को, तो आप जानते हैं कितना आएगा 169। तो देखो ये भी विषम संख्या और ये भी क्या है, विषम संख्या। तो ये आपकी होगी प्रॉपर्टी नंबर 2। अब देखिए जो तीसरी प्रॉपर्टी है इसमें, उसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है कि जो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या हमेशा क्या होती है, सम होती है। अब देखो इस बात का मतलब आप यूं समझिए, जैसे मान लो मेरे को 10 का वर्ग करना है, तो इसका वर्ग 100 गया, तो देखो शून्य की संख्या कितनी आपकी सम संख्या में 2 आ रही है, या तो 2 आएगी, 4 आएगी, 6 कितने शून्य आएंगे आपके पास। इसी तरह मान लो इससे आपको कि 20 का स्क्वायर करना, क्या आएगा 400, तो यहाँ पर भी शून्य क्या आपके सम संख्या में है। इसी तरह मान लो जैसे मेरे को 100 का वर्ग करना है, तो कितना आएगा 10,000 आ जाएगा ये, तो यहाँ पर भी शून्य क्या आपके सम संख्या में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कभी भी विषम संख्या में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं कि 1 3 5 7 ही आ रहा है, तो आएगा कितना 2 4 6 इसी फॉर्म में आपको मिलेंगे। और जो चौथा पॉइंट इसका है वो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ऋणात्मक संख्या का, इसमें देखो आप ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। भाई धनात्मक तो धनात्मक होता है ही, लेकिन अगर ऋणात्मक है तो भी उसका वर्ग क्या आएगा, बिल्कुल धनात्मक आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो अब आगे हम पढ़ रहे हैं, जो कुछ संख्या उनका वर्ग पढ़ रहे हैं, यानी 1 से 20 तक संख्याओं का जो वर्ग है वो आपको डायरेक्टली दिमाग में क्या करना है, इनको याद रखना है। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25, 6 का 36 होता है, 7 का 49 और 8 का 64, 9 का 81 होता है वर्ग, और 10 का होता है 100। इसी तरह आप आगे याद रखेंगे 11 का वर्ग होता है 121, 12 का 144 और 13 का 169 और 14 का हो गया 196, 15 का हो गया 225 और 16 का वर्ग होगा 256, 17 का हो गया 289, 18 का वर्ग हो गया 324 और 19 का वर्ग हो गया 361 और 20 का वर्ग हो गया 400। तो ये आपको 1 से लेकर 20 तक की जो वर्ग संख्या है वो आपको डायरेक्ट इनको याद रखना है।
इसके बाद में कुछ और बातें आप देखिए आगे। डियर स्टूडेंट्स, अब देखो आगे वर्गमूल के बारे में देखिए। यदि y बराबर आपके पास एक्स स्क्वायर आ रहा है तो इसका मतलब x का मान क्या आएगा पास प्लस माइनस रूट वाई आएगा। यानी दोनों उत्तर आएंगे, प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा। जैसे देखो नॉर्मल सी बात है, मेरे पास 25 है। अब जानते हैं कि अगर आप 5 का वर्ग करते हो तो भी कितना आता है, 25 आता है। और अगर आप -5 का वर्ग करते हो तो भी कितना आएगा, 25। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि जब आप इसका वापस वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, +5 भी आ सकता है और -5 भी आ सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा वर्गमूल के देखो कुछ नियम है। एक नियम है कि यदि किसी संख्या में इकाएकांक कभी भी मतलब 2, 3, 7, 8 हो तो उस संख्या का पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं होगा। यानी इकाएकांक यदि 2, 3, 7, 8 आ रहा है तो उसका कभी भी आपको पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है ना। दूसरी बात है, सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या होती है, सम संख्या होती है और विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या होती है, विषम संख्या होती है। अब इसके अलावा देखो आपको कुछ और जो इसके नियम है वो आपको जान लेने हैं कि कौन कौन से इसके नियम और है। देखो आगे आपको ध्यान रखना है, यदि किसी पूर्ण संख्या में n अंक हो तो आपको ध्यान रखना है, यदि n सम हो तो वर्गमूल में n/2 अंक होंगे। और ये तो पहली बात होगी इसमें। सेकंड बात रखनी है, यदि n विषम हो तो वर्गमूल में n+1/2 अंक होंगे। अब इस बात का देखो मतलब जानिए आप। जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है 64 आ रहा है। अब 64 का जब आप वर्गमूल लेंगे तो आपको पता है n का मान यहाँ पर 2 है। 2 क्या है, सम संख्या है। तो 2/2 यानी कितना, 1 अंक हो गया। तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, 1 यानी 8 आ रहा है केवल। ठीक है। इसी तरह मान लो जैसे मेरे पास आ रहा है 144 आ रहा है, 3 अंक है यहाँ पर। तो इसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, 3 + 1/2 यानी 4/2 यानी कि 2 अंक आएंगे। तो कितना आ रहा है, 12, 2 अंक। ठीक है। तो इस तरह से आप इनको ये पता लगा सकते हो। इसके अलावा देखो कुछ और भी देखो इसमें आपको नियम ध्यान रखने हैं। जैसे कभी भी ध्यान रखना कि √a+b है, इसका मान कभी भी √a+b नहीं होता है। और इसी तरह जो √a-b है उसका मान कभी भी √a-b नहीं होता है। लेकिन ये नियम आपका गुणा और भाग में अवश्य लागू होता है। अगर √a गुणा √b है तो उसको आप √ab लिख सकते हो। अगर आपके पास √a/√b आ रहा है तो इसको आप √a/b अवश्य लिख सकते हो। तो ये ध्यान रखना है, जो रूट के लिए आपका जोड़ और बाकी का रूल इसमें लागू नहीं होता है, केवल गुणा और भाग का रूल इसमें लागू होता है। इसके अलावा देखो जो वर्गमूल निकालने के कुछ पॉइंट है, जैसे एक तो आपका है अभाज्य गुणनखंड विधि, उससे वर्गमूल निकालेंगे आप। और विधि क्या है ये जब हम सवाल करेंगे तब आपको समझा देंगे। एक आपकी है जो भागफल विधि, वो भी आपको जब पढ़ाएंगे तब उसमें समझा देंगे आपको। ठीक है ना। अब उसके बाद में आपको ध्यान रखना है जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है उसको आपको ध्यान रखना है। यानी पाइथागोरस त्रिक के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, m² + n² क्या होता है, p²। जहाँ पर ये तीन संख्या होती है आपके पास प्राकृत संख्या, तो जिनमें संबंध क्या होता है, m² + n² क्या आएगा, p² की। तो ये तो हमने भी किसके बारे में पढ़ा है, वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ा है। अब कुछ बातें आप घन और घनमूल के बारे में भी जान लीजिए। तो देखो घन का मतलब क्या होता है, किसी संख्या का स्वयं से 2 बार गुणनफल है वो घन होता है। यानी जैसे ए संख्या तो इसको आप खुद से 2 बार और गुणा करेंगे तो क्या आएगा, a³। ये इसका घन कहलाता है। जैसे मान लो हमारे पास हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लो 7 है, 7 को अगर आप ऐसे 3 बार गुणा तो क्या आएगा, मान आपका 343। ये हो जाएगा इसका घनफल। तो ये तो आपने अभी सीखा किसके बारे में, घनफल के बारे में। अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो देखोगे आप घन के नियम। तो घन के नियम भी आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो पहला नियम तो इसमें ये होता है कि सम संख्या घन हमेशा क्या होता है, सम होता है। तो आपको लिखना है सम संख्या का
घन हमेशा सम होता है। और दूसरा, विषम संख्या का घन हमेशा विषम होता है। अब देखो, आप अगर इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझना चाहें, जैसे मान लो कि मेरे पास 3 है, 3 का देखो मेरे को घन करना है तो कितना आएगा 27। तो यहाँ 3 विषम संख्या है, यहाँ पर भी क्या 27 विषम संख्या है। ऐसे जैसे मान लो आपने 4 लिया तो 4 का घन करोगे तो 64, यहाँ सम संख्या तो यहाँ पर भी क्या है सम संख्या है। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, इनका जो प्रॉपर्टी है वो आपने सीख ली है। और साथ में आपको इसमें और क्या ध्यान रखना है, एक आपको देखो जो 1 से लेकर के 15 तक की संख्या है उनका आपको घनफल है वो सीधा ध्यान में रखना है। देखो जैसे 1 का तो घन क्या होता है 1 होता है, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, 4 का होता है 64, और जो 5 का घन है वो होता है 125, 6 का होता है 216, 7 का 343, 8 का होता है 512, 9 का होता है 729, 10 का होता है 1000। देखो 10 तक के तो मैंने आपको यहाँ लिखा दिया ना। अब जो आगे बाकी 5 और बचे हैं ना, वो मैं देखो उधर वाली साइड में लिख रहा हूँ, तो उनको आप देख सकते हैं। जैसे 11 का घन होता है वो 1331 होता है, 12 का घन होता है वो 1728 होता है। इसी तरह से आप जो 13 का घन है वो 2197 होता है, और इसी तरह से जो आपका 14 का घन है वो होता है 2744, और 15 का जो घन है वो आपको याद रखना है 3375 ये होता है। तो ये जैसे 15 तक की संख्याओं के घनफल है वो आपको इसी तरह से इनको दिमाग में रट के रखना है, याद रखना है, जिस तरह से मैंने रख रखे हैं वैसे। अब हम आगे बात कर रहे हैं कुछ इसके और नियमों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, अब आगे हम देखो घन के जो कुछ मुख्य गुणधर्म है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें पहले गुणधर्म में आपको याद रखना है कि अंक जो आपके 1, 4, 5, 6, 9 आदि इकाई अंक वाली संख्याओं के घन में भी इकाई का अंक क्या होता है, ये स्वयं होती है। ठीक है ना। कैसे, जैसे मान लो कि आपको 1 का क्यूब करना है तो लास्ट में क्या आएगा 1, तो 1 से वापस 1 ही तो आ रहा है ना। इसी तरह अगर मान लो आप 4 का क्यूब करेंगे तो इसके क्यूब में क्या रहा 64, तो 4 का वापस 4 ही आ रहा है। इसी तरह मान लो अगर आपने 5 का क्यूब किया तो क्या है 125, तो 5 से वापस क्या आ रहा है 5 ही आ रहा है। 6 का क्यूब करें तो क्या आएगा 216, तो 6 से वापस क्या आ रहा है 6 आ रहा है। फिर आपने जैसे 9 का क्यूब किया आपने तो कितना आया 729 आ रहा है ना, तो 9 में वापस क्या आ रहा है 9 ही आ रहा है। तो ये इसलिए आपका नियम बन चुका है कि किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 हो तो उसके घनफल में भी इकाई का अंक क्या आएगा वापस वही आएगा जो उनके संगत दिया गया है वही। ठीक है ना। तो एक तो नियम आपको ध्यान में रखना है ये। अब देखो दूसरा नियम है कि इकाई का अंक 3 हो तो घनफल में इकाई अंक क्या आएगा 7 आएगा, तथा इकाई का अंक 7 हो तो घनफल में इकाई का अंक क्या आएगा आपका 3 आएगा। कैसे, जैसे मान लो अगर आप 3 का घनफल कर रहे हो तो आपको पता है 27 आएगा, यानी 3 होने पर क्या आता है 7 आ रहा है। और अगर आप 7 का घनफल करेंगे तो क्या आएगा 343, तो 7 में वापस क्या आ रहा है 3। ये दोनों आपस में क्या होते हैं उल्टे चलते हैं। अगर इकाई का अंक 3 रहेगा तो घनफल में क्या आएगा 7 आएगा, और अगर इकाई का अंक 7 रहेगा तो घनफल में क्या आएगा 3 आएगा। तो ध्यान रखना 3 के लिए 7 आएगा और 7 के लिए 3, ये दोनों परस्पर क्या चलते हैं विपरीत चलते हैं। उसके बाद में जो तीसरा नियम है वो आपको ध्यान में रखना है, इकाई का अंक 2 हो तो घनफल में इकाई का अंक क्या आएगा 8 आएगा, और अगर इकाई का अंक 8 हो तो घनफल में इकाई का अंक क्या आएगा 2 आएगा। कैसे, जैसे मान लो मेरे का 2 का घनफल करना है तो कितना आएगा 8, तो 2 में देखो इकाई का अंक वापस 8 आ रहा है। और अगर आप 8 का क्यूब करते हो तो क्या आएगा 512, तो 8 में वापस क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो 2 का क्यूब करने पर तो आपके पास क्या आ रहा है इकाई का अंक 8 आ रहा है, और 8 जिनमें इकाई का अंक है उनका क्यूब करोगे तो वापस इकाई अंक क्या आएगा आपके पास 2 आएगा। तो ये तो आपने इसकी जो 3 प्रॉपर्टी है वो सीखी है। इसके अलावा देखो आपको जैसे वर्गमूल में आपने सीखा था ना कि जैसे √a+b का मान कभी भी आपका √a+b के बराबर नहीं होता है, यानी जिस तरह उसमें योग और अंतर का रूल लागू नहीं होता है
वैसे घनफल में भी आपका योग और अंतर का रूल लागू इसमें नहीं होता है। इसमें भी किसका रूल लागू होता है, केवल भाग और गुणनफल का रूल लागू होता है। जैसे आपने रूट में सीखा है कि अगर दो संख्या रूट ए गुणा रूट बी है तो आप उनको रूट ए बी एक साथ कर सकते हो। इसी तरह आपके पास मान लो रूट ए बटा रूट बी है तो आप उनको रूट ए बटा बी कर सकते हो। तो यही आपको घनफल में लगाना है। यदि आपके पास रूट ए बी आ रहा है तो इसको आप रूट ए, हालांकि ये रूट नहीं है, ये घन को दर्शा रहा है, घनफल को दर्शा, ठीक है ना, घनमूल को दर्शा रही है। जो छोटा सा 3 लिखते हो ना आप, ये घनमूल को दर्शा रहा है। तो जब आप ए बी का घनमूल लेंगे तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो, ए का घनमूल अलग गुणा बी का घनमूल अलग। इसी तरह जब आप रूट ए बटा बी का घनमूल लेते हो तो उसको भी आप लिख दोगे ए का घनमूल बटा बी का घनमूल। तो ये कुछ नियम मैंने आपको आज समझाए हैं जो आपको इनको याद करने हैं, सीखने हैं, अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। बाकी इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्नों का अध्ययन है वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आज के लिए आपको जो कुछ बेसिक बातें हैं वो मैंने आपको सारी समझा दी है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।